सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली बहुत दिनों के बाद हम सभी लोग क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लाइव नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है आप सभी लोग सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग आ जाइए, आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है और इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं हो रहा था ये सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोग आ जाइए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इतने दिनों से, यानी कि इतने दिनों से बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिनों से क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो 4-5 दिनों से जब मैं क्लासेस नहीं ले रही थी, मेरा कोई भी बैच देख लीजिए, कार्यालय परिचारी के हिंदी का क्लास हो गया या फिर सीटेट वाला हो गया, कोई भी क्लास नहीं चल रहा था। और 4-5 दिनों से जब ये क्लास नहीं चल रहा था तो इसी बीच सीबीएसई की तरफ से सीटेट का नोटिफिकेशन आउट किया गया कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा। आई होप आपने जो नोटिफिकेशन है वो देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं दोबारा दोहरा दूंगी। सीटेट की तरफ से नोटिफिकेशन आया इसी बीच जब मैं क्लास नहीं ले रही थी कि सीटेट जो दिसंबर 2025 वाला सेशन है ना, उसको ट्रांसफ़र करके 26 में कर दिया गया है। यानी कि 2025 का जो एग्ज़ाम था दिसंबर में जो एग्ज़ाम होना था सीटेट का, उसको ट्रांसफ़र करके 2026 में लेकर चला गया है। 8 फरवरी 2026 एग्जैक्ट डेट भी बता दिया गया है। तो आई होप आपने देखा होगा सारा नोटिफिकेशन वगैरह। और इतने दिनों से क्लासेस क्यों नहीं चल रही थी ये जानकर आप सभी लोग सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल ये तो बात सही है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग एक साथ, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैम डेली क्लास लीजिए ना। चलिए मैं आप सभी लोगों को रीज़न बता देती हूँ। देखिए इतने दिनों से क्लासेस जो नहीं चल रही थी ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अचानक जो है ना क्लास नहीं ले रही हैं, चाहे सीटेट उर्दू का क्लास हो या फिर उर्दू अनुवादक का हो या फिर कार्यालय परिचारी शाम के 4 बजे वाला भी क्लास नहीं चल रहा है, 8 बजे वाला क्लास भी नहीं चल रहा है, 9 बजे वाला भी क्लास नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे का क्या वजह है? लगातार 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए क्लास नहीं चल रहा था। तो इसके पीछे का वजह ये है कि जो स्टूडियो सेटअप है ना, आप सभी लोग तो देखे हैं, मैं दिखाई ही हूँ। तो स्टूडियो जो सेटअप है उसी के जस्ट अटैच्ड एक कमरा है जहाँ पर इन्वर्टर बैटरी वगैरह सब लगा हुआ है, और वहाँ से अचानक इन्वर्टर बैटरी को हटाना पड़ा क्योंकि कुछ काम चल रहे थे। मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि पूरा जो स्टूडियो अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा काम वगैरह बाकी है। तो वही काम चल रहा था जिसकी वजह से हटा देना पड़ा सारा सिस्टम को। तो इस वजह से मैं कैसे लाइव लेती। तो अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट हाँ क्लासेस होंगी। और मे बी एक क्लास देखिए शाम को 4 बजे वाला जो क्लास है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत मुश्किल से होगा। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ ऑन लाइव आकर के डेली क्लास लेने की। बस यही रीज़न था जिसकी वजह से क्लासेस मेरी नहीं चल, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी हट जाएगा, मैं लाइट के भरोसे आऊँगी और पता नहीं लाइट कब कट जाएगा, कोई उसका कोई चांस ही नहीं कि कब कट जाए। तो इस वजह से लाइव नहीं हो रहा था, बस यही वजह है ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को कारण पता चल गया होगा, वजह पता चल गया होगा कि क्यों इतने दिनों से लाइव क्लास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आज की इस क्लास की शुरुआत की जाए। अभी हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं और आज सीटेट उर्दू पेडागोजी का क्लास 14 है, यानी कि 14वां दिन। और इसमें हम लोग मारूजी सवालात करेंगे, एमसीक्यूज, जो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन वगैरह हम लोग पढ़े थे, ज़बान की हुसूलियाबी और आमोजिश वगैरह, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज होगा। और हाँ, अब धीरे धीरे सारी क्लासेस नॉर्मल, जिस तरह हर रोज क्लासेस चलती थी नॉर्मली क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग डेली क्लास करने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे वो आपन एकेडमी पर चले, ज्ञापन एकेडमी पर चले या फिर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, सभी पर क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी। और आप लोग खुद बताइए, दिल पर हाथ रखकर आप सभी लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी कौन मेंटेन करता है। सबसे ज़्यादा रेगुलर जो क्लास चलता है ना, वो मेरा ही क्लास चलता है, हर रोज ऑन द टाइम चलता है। लेकिन अचानक ये 3-4 दिनों से डायरेक्ट ही मेरा क्लास नहीं चल रहा था। ठीक है, ये बात सही है ना? आप लोग बताइए, सर हो या फिर मैम हो, मैं हूँ, रेगुलर क्लास कौन मेंटेन करता है? हर रोज लाइव में आकर के हर रोज क्लास करना, आप लोग बताइए। रेगुलर क्लास जो है ना, बिल्कुल हर रोज क्लास चलता है मेरा।
तो अचानक रुक गया था। मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैं क्लास नहीं ले रही थी ना, तो अजीब सा फील हो रहा था कि मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले रही हूँ। मैं खो सी गई थी, लेकिन फाइनली चलिए जुड़ चुके हैं और आज की क्लास की शुरुआत की जाए। भाई बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। और हाँ, जितने भी कार्यालय परिचारी वाले एस्पिरेंट हैं, आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखिए। हिंदी का क्लास जो है ना स्टार्ट होगा शाम को 4 बजे वाला, लेकिन मुझे लगता है आज मुश्किल ही होगा। कल से सारी की सारी क्लासेस जो है ना रेगुलर हो जाएंगी। हालांकि हम लोगों ने वादा किया था कि बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी वादे के मुताबिक आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है, बट एक क्लास चल रहा है और फिर कल से रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस चाहे ज्ञापन एकेडमी पर चले, आपन एकेडमी पर चले, सारी की सारी क्लासेस जो है ना अब रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर वगैरह करके सबको बुला लीजिए। यू आर डूइंग वेरी बेस्ट, क्या बात है, थैंक यू। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट रहता है। चलिए, क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं। यस, रेडी। मैं आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और वो क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन, मारूजी सवालात। और मैं आपको बता दूं, जो जुबान की आमोजिश और हुसूलियाबी, भाषा अर्जन और अधिगम जो है उससे क्वेश्चन रहेंगे। और मारूजी सवालात जो आपके सामने आएंगे वो पूछे जाने वाले प्रश्न। यहाँ पर क्या लिखे है, हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि वो ऐसे सवालात हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे जाने की चांसेस भी है। तो जरा सोच समझ के अच्छे से सोचना है, समझना है और तब सवालों का जवाब आप लोग बताइएगा। तैयार है? मैं लेकर के आऊं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल लाऊं? रेडी? सोच समझ करके आंसर देना है। मैम सीटेट का भी क्लास कराइए ना। अहमद जी बताइए ये किस चीज़ का क्लास है? ये सीटेट का ही क्लास है ना, इतना बड़ा लिखा है सीटेट 2025-26। अब मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं इन 3-4 दिनों से क्लास में नहीं ले रही थी, अचानक रुक गया था मेरा क्लास, तो इसी बीच सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया कि हाँ सीटेट का एग्जाम होगा, बट 2025 दिसंबर में नहीं होगा, 2026 में। इसी वजह से यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है सीटेट 2025-26, यानी कि 25 वाले को किधर ट्रांसफर कर दिया है, 26 में ट्रांसफर कर दिया है। 8 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है। एंड ऑल माय डियर एस्पिरेंट, 18 फरवरी से शायद रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो एडवांस में रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो भी बात हो, मतलब रमज़ान से पहले आप सभी लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो जाने वाला है। ठीक है, तो 2025 और ये हो गया 26, इसी वजह से दोनों लिख दिया गया है। 26 में 8 फरवरी पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि ये 4 स्टेज में लेने की बात कहा था सीबीएसई, यानी कि 4 पेपर, लेकिन इतना आसान, इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, इसमें 2-3 साल लग सकता है, जैसे कि वो बोला था हम 1 to 5 पीआरटी वालों का अलग लेंगे, 6 to 8 वालों का अलग लेंगे, 9 to 10 वालों का अलग लेंगे और 11-12 वालों का अलग लेंगे, यानी कि 4 स्टेजेस में। पेपर 1 पेपर 2 ना होकर एक और पेपर बढ़ेगा, 3 पेपर होगा और फिर इस तरह से करके 4 पेपर करेगा वो। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। ज़्यादा बात ना करते हुए, उर्दू पेडागोजी का आज का क्लास 14 है और देखते हैं आप हर एक सवालों का जवाब कितने ईमानदारी से और कितने समझदारी के साथ बता रहे हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली जबान बिला झिझक बोल सके और इसके आदी हो सके, इसलिए क्या करना चाहिए एक उस्ताद को? ऑप्शन ए में है बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, बी में दिया है तलबा को कोई भी जबान बोलने दिया जाए जो वह अच्छी तरह जानते हो,
सी में दिया है क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। और डी में दिया है वक्फे वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? क्या बात है, अफजल, जमीरन, बी, मुस्कान, क्या बात है, मेरा नाम, वेरी गुड। शहनवाज का कहना है मैम सीडीपी ईवीएस मैथ ये सब का क्लास नहीं होगा क्या? अभी तो फिलहाल उर्दू पेडागोजी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा था, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली जबान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सके। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया था। बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तलबा को कोई भी जबान बोलने दिया जाए जो वह अच्छी तरह जानता हो, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी में जाएंगे तो क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। और डी में है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी और बी में। लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी लग रहा था, तलबा को कोई भी जबान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसी उसी लैंग्वेज में जब बोलेगा तो अपने फीलिंग्स का इजहार कर पाएगा, जो भी वो कहना चाहता है। देखिए चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, आई लव इंडिया लिखिए। इस तरीके से जताने की जरूरत ही क्या है, दिल से किसी से मोहब्बत किया जाता है। आप चिल्ला चिल्ला कर बोले, दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए, दिल से मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर महाशय जी देखते रहिएगा चैट सेक्शन। कब से स्टार्ट होगा मैम प्लीज बताइए। अभी तो यहाँ पर उर्दू पेडागोजी बाकी मैं कंफर्म नहीं बता सकती। चलिए, पहली ज़बान का इक्तिसाब दर्ज झैल मराहिल पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, पहली ज़बान का जो इक्तिसाब होता है यानी कि अर्जन होता है, उसके मराहिल यानी कि चरण आपको बताने हैं, स्टेजेस बताने हैं। बताइए इसका क्या होगा। पहली ज़बान का इक्तिसाब दर्ज झैल मराहिल पर मुश्तमिल होता है, स्टेजेस बताने हैं, कौन कौन से वो चरण हैं। जो बच्चा पहली जबान सीखता है ना, पहली जबान का जो अर्जन होता है, तो अर्जन करने के दौरान कौन कौन से चरण से होकर के गुजरता है। ए में है आवाजें निकालना, तुतलाना, फिर है बड़बड़ाना, फिर मुख्तसरन बोलना, फिर दो लफ्जी मरहला। बी में दिया है आवाजें निकालना, तुतलाना, दो लफ्जी मरहला, मुख्तसरन बोलना और बड़बड़ाना। ये तो हो ही नहीं सकता है, सबसे लास्ट में बड़बड़ाना को भेज दिया है। ऑप्शन नंबर बी कंफर्म नॉट। आवाजें निकालना, बड़बड़ाना, तुतलाना, दो लफ्जी मरहला और मुख्तसरन बोलना सी में दिया है। और डी में दिया है आवाजें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, दो लफ्जी मरहला और मुख्तसरन बोलना। क्या होगा? क्या बात है, वसीफ अली, हलीमा खातून, सबरीन, आमिर रजा, एमडी मोहम्मद, अच्छा महमूद, सॉरी, नेहा खान, वेरी गुड, जीनत परवीन। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आवाजें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, मुख्तसरन बोलना के बाद दो लफ्जी मानी कैसे आ जाएगा? सबसे पहले दो लफ्जी, सॉरी, दो लफ्जी मरहला, सबसे पहले बच्चा दो लफ्ज बोलेगा तब ना मुख्तसरन बोलने पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, ये कट कर दीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है आवाजें निकालना, बड़बड़ाना के बाद तुतलाना दे दिया है, नहीं, ये पहले रहेगा इधर और बड़बड़ाना इधर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में एकदम परफेक्ट दिया है। आवाजें निकालता है बच्चा पहली जबान के अर्जन में, यानी कि जो इक्तिसाब करता है, अर्जित करता है, उसमें सबसे पहले आवाजें निकालता है, फिर तुतलाता है, फिर बड़बड़ाता है, और फिर दो लफ्जी मरहला आता है, और फिर मुख्तरन बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देता है।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बच्चों में मादरी ज़बान के फ़रोग को अमूमन समझा जाता है। ए में है ज़बान का हुसूल, बी में है ज़बान की आमोजिश, सी में है ज़बान का इंज़माम और डी में है मुजर्रद ज़बान का फ़रोग। ये सबसे आज के इस क्लास का सबसे आसान और सबसे हलवा क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लॉक कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों में मादरी जुबान यानी कि जो मातृभाषा है, मदर टंग के फरोग को अमूमन समझा जाता है। वो क्या होता है? उसका जो मादरी जुबान है उसका हुसूल ही तो होता है, यानी कि अर्जन ही तो होता है ना। मादरी जुबान को बच्चा अर्जित ही करता है, अर्जन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन ए विल बी। जुबान का हुसूल यानी कि यहाँ पर अर्जन हो जाता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है और वो मादरी जुबान यानी कि आस पड़ोस के लोग, परिवार वाले जो बोल रहे होते हैं वही जुबान सीख जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। बोल रहा है कि एक 8 क्लास का बच्चा, 8 क्लास नहीं सॉरी 8 साल का बच्चा, साल लिखा है, लिखा है यहाँ पर, एक 8 साल का बच्चा अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। राजेश कुमार का कहना है गुरुमा बीएसएससी 10+2 का क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज। बीएसएससी 10+2 का बहुत ज्यादा आप लोगों का कमेंट, आप सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर बोलेंगे, आप लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो बीएसएससी 10+2 की जो बैच है वो स्टार्ट होने की संभावना है। क्योंकि सब आप लोग जिस बैच को लॉन्च करने के लिए कहते हैं भारी संख्या में उस बैच को लॉन्च किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक 8 साल का बच्चा अपने वालिदैन के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ बिहार से कहाँ जाता है? मुंबई चला जाता है, ठीक है। और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी जबान बहुत अच्छे से वो सीख लेता है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे? जो मराठी सीख लेता है ना अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से, तो ये मराठी जबान जो सीखा उसको आप क्या कहेंगे? ए में है जबान का हुसूल, बी में है जबान की आमोजिश, सी में है ताउन और डी में है खाम मवाद का मफरूजा। क्या कहेंगे इसको? पाकिजा परवीन, क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। मिर्जा फरमान अली, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 8 साल का बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई तो चला जाता है और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम। लेकिन अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से कौन सी जबान वो सीख लेता है? मराठी। तो वहां पर क्या हुआ? अर्जन, उसे पता भी नहीं चला अपने स्कूल के दोस्तों से और साथ ही साथ मोहल्ले में बोले जा रहे थे वो जबान, मराठी जबान बोली जा रही थी, तो वो सुन सुन करके और सीख लिया। तो ये क्या हो गया? भाषा का अर्जन यानी कि जबान का हुसूल हुआ, उसे पता भी नहीं चला और वो मराठी जबान सीख गया। लेकिन जो खुद से वो सीखना चाहता है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जो सीख रहा है स्कूल में, वो होगा जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम। लेकिन ये हो जाएगा जबान का हुसूल यानी कि अर्जन, जो कि मराठी जबान बच्चा अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से सीखा। क्योंकि मोहल्ले में आस पड़ोस वाले वही जबान बोल रहे थे, मराठी जबान, तो उसकी मजबूरी थी, वो बोलना शुरू कर दिया, सीख गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के मुताबिक, क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल ये। वाइगोत्स्की के मुताबिक कौन सा या फिर कौन से अंसुर आमोजिश को मुतासिर करते हैं? कौन सा वो एलिमेंट है, अंसुर, जो आमोजिश यानी कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए में है समाजी तामुल, बी में है सकाफत, सी में है समाज, डी में है मनफी रद्द। अच्छा, ये चार है
ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है, ये स्टेटमेंट है। समाजी तामुल, सकाफत, जबान और मनफी रद्द अमल। तो ये इसमें से बताना है कौन से ऐसे अंसुर है जो कि आमोजिश यानी कि अधिगम को मुतासिर करते हैं। ए में दिया है अलिफ जीम और दाल, अलिफ जीम दाल। बी में है सिर्फ दाल। सी में दिया है सिर्फ अलिफ। और डी में दिया है अलिफ बे और जीम। क्या होगा? शहनवाज का कहना है मैम 2024 में सीटेट 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अप्लाई करने का था और मेरा एडमिशन 26 सितंबर को हुआ था और सीटेट दे दिया, निकल भी गया, तो क्या एलिजिबल होगा? डिजी लॉकर पे वेरीफाइड दिख रहा है, बताइए। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप बता रहे हैं। यानी कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अप्लाई करने का डेट था और आपका 26 सितंबर को एडमिशन हुआ था डीएलएड में। डीएलएड पर आपने अप्लाई किया था? ये बताइए शहनवाज जी, आपने एडमिशन जो हुआ था वो डीएलएड में हुआ था? फिर आगे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कंक्लूजन। इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सी कंफर्म है, साइमा भी कहना है, देखते हैं। सी अलिफ, हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? ऑप्शन नंबर सी कैसे लगा सकते हैं? सिर्फ अलिफ समाजी तामुल। वाइगोत्स्की के मुताबिक कौन से अंसुर आमोजिश यानी कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो वाइगोत्स्की का जस्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नजरिया यानी कि सिद्धांत बताया था कि उन्होंने बताया है कि 3 चीजें प्रभावित करती हैं अधिगम यानी कि आमोजिश में। कौन कौन सी? तो पहला है समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है सकाफत यानी कि संस्कृति, और तीसरा है जबान यानी कि भाषा। तो अलिफ बे जीम किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, D will be the absolutely right answer. वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जबान की आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है? अच्छा, ये चारों को पढ़ना है और बताना है। इसमें सिर्फ अलिफ और बे सही है कि बे और जीम सही है कि जीम और दाल सही है कि बे और दाल सही है? अब बताइए। ये है 4 कथन, इसको कहा जाता है कथन। ठीक है, कौन सा बयान दुरुस्त है? दिया है जबान की आमोजिश से आपको समझना है यानी कि भाषा के अधिगम से। जबान का एक अच्छा आमुजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम अल्फाज के मानी जानता है। ये ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन है पहला कथन। दूसरा दिया है कि जबान का एक अच्छा आमुजगार पढ़े हुए मतन के मानी व मफहूम और ख्यालात समझता है। सी में दिया है जबान का एक अच्छा आमुजगार जबान के सभी उसूल समझता है। और डी में दिया है जबान के एक अच्छे आमुजगार को जबान के सारे उसूल जानने की जरूरत नहीं। ये दिया है। जी मैम, डीएलएड में ही एडमिशन लिए थे और एडमिशन लेकर सीटेट अप्लाई कर दिए थे, तो बिल्कुल, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, तो हो जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है और एक दिन भी अगर आपने क्लास कर लिया है ना, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। डीएलएड हो या फिर बीएड हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ डीएलएड, डीएलएड हो या फिर बीएड है, एडमिशन लेने के बाद एक दिन भी अगर आपने क्लास कर लिया है तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। इसको जूम कर दूं? चलिए मैं जूम कर देती हूँ जरा इसको, 1 मिनट। तो ये 4 ऑप्शन थे भाषा के अधिगम के लिए यानी कि जबान की आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये आपसे पूछ रहा था। तो ये 4 आपने कथन देख लिया, अब ये है 4 ऑप्शन, बताइए। बोल रहा है कि ऑप्शन ए में दिया है कि बे और जिम सही है।
देखते हैं जरा, इसमें ऑप्शन ए में दिया अलिफ और बे। अलिफ और बे में क्या दिया है? जबान की आमोजिश के हवाले से कि जबान का एक अच्छा आमुजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम अल्फाज के मानी जानता है। ये जरूरी नहीं है, यानी कि ये बयान दुरुस्त नहीं है। जो आमुजगार है वो जरूरी नहीं है कि वो जो मतन है, टेक्स्ट है, उस सारे जितने भी अल्फाज है ना, तमाम अल्फाज का मानी जानता हूँ, ये जरूरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो ये बयान है ना, जो अलिफ में ये बयान दिया गया है, जो कथन दिया गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो देख लीजिए, जिसमें अलिफ दिया है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में अलिफ दिया है, ये अलिफ, तो इसको काट दीजिए। बी में दिया है बे और जीम, तो जरा बे और जीम को देख लिया जाए। बे में दिया है जबान का एक अच्छा आमुजगार पढ़े हुए मतन के मानी व मफहूम और ख्यालात समझता है। ठीक है, समझता है, ये बयान दुरुस्त है। बट सी को देखा जाए, जबान का एक अच्छा आमुजगार जबान के सभी उसूल समझता है, ये जरूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, जितने भी नियम है, जरूरी नहीं है कि आमुजगार सारे के सारे नियम समझता हो। तो ऑप्शन नंबर सी बयान दुरुस्त नहीं है, यानी कि जीम वाला दुरुस्त नहीं है। तो जिसमें जीम जीम है उसको काट डालिए। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जिम है, इसको भी काट डालिए। सी में जिम है, ये काट डालिए, यानी कि सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, डी। बे और दाल, अब देख लेते हैं बे और दाल क्या है। देखिए, बे में दिया है कि जबान का एक अच्छा आमुजगार, यानी कि सीखने वाला, पढ़े हुए मतन के मानी व मफहूम और ख्यालात को समझता है, ये बयान दुरुस्त है। और डी में दिया है यहाँ पर कि जबान के एक अच्छे आमुजगार को जबान के सारे उसूल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया गया था दाल, बे और दाल, तो बिल्कुल सही है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। अच्छा, सॉरी, देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है कि एक जबान के बोलने वालों में, यानी कि एक कोई हम भाषा बोलते हैं, में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। हम लोग तो करते ही हैं। अगर उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में हिंदी भी मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश भी मिक्स कर देते हैं, तो सब तो मिक्स कर ही देते हैं। तो दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे क्या कहना चाहिए बताइए। ए में दिया है जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना। बी में जबान की मुंतकली। सी में है काबिल फहम गुफ्तगू। और डी में दिया है समाजी लिसानी रवैये। क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर बी लगा रहे हैं और कुछ लोग डी भी लगा रहे हैं, बट डी कैसे हो जाएगा? समाजी लिसानी रवैये। चलिए, अब लगातार बी आने लगा, बी को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? जबान की मुंतकली ये कहा जाएगा। बी कंफर्म है। क्योंकि आप दूसरी जबान को क्या कर रहे हैं, अपने जबान में ला रहे हैं, दूसरे जबान के लफ्ज को, दूसरी जबान के जुमलों को अपने जबान में ला रहे हैं, तो वो जबान की मुंतकली यानी कि ट्रांसफर हो गया। आप क्या कर दिए, मान लीजिए आप उर्दू जबान बोलते हैं, उसमें हिंदी भाषा के कुछ लफ्ज को ला करके बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, और इंग्लिश के कुछ लफ्ज को ला करके बोलते हैं, तो ये जबान की मुंतकली ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसफर हो गया लफ्ज और जुमला दूसरे जबान का अपनी जबान में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उर्दू जबान में दूसरी जबानों जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूब इस्तेमाल होते हैं। बात सही है। इससे उर्दू जबान की किस खुसूसियत का इल्म होता है बताइए। ए में है जल्द कबूलियत, बी में है रब्त कलाम और मतन, सी में है शक्लियात और डी में है गैर लचीलापन।
इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। एक बार और ये बता दीजिए मैम प्लीज। अच्छा शहनवाज जी आप बताइए, डिजी लॉकर पर शो कर रहा है ना, आप सीटेट क्वालिफाई है ना? जब डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट शो कर रहा होगा, यानी कि बिल्कुल एलिजिबल है। चलिए, इसका आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जल्द कबूलियत। उर्दू जबान यानी कि उर्दू भाषा में दूसरी जबान, जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की वगैरह वगैरह, ये जितने भी दूसरी जबान है उसके अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। दूसरे जबान के लफ्ज़ों को हम लोग बखूबी उर्दू जबान में इस्तेमाल करते ही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्या बात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लोग भी बता रहे हैं बट ऑप्शन नंबर है इसको, जल्द कबूलियत। उर्दू जुबान में ये खुसूसियत है कि किसी भी दूसरे जुबान के लफ्ज को अपने जुबान में शामिल कर लेती है। इसी वजह से तो उर्दू का मानी लश्कर होता है ना। लश्कर का मतलब क्या? फौज। उर्दू का मानी क्या? लश्कर। तो उर्दू जबान की ये खुसूसियत है, सबसे बड़ी खुसूसियत, कि दूसरे जबान के लफ्ज को अपने जबान में जल्द ही शामिल कर लेती है। तो जल्दी कबूल कर लेती है, तो जल्द कबूलियत ये सबसे बड़ी विशेषता, खुसूसियत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़। हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है ना? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चौमस्की के अनुसार ये पूछ रहे हैं कि जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है, यानी कि जबान, बच्चे को अगर भाषा में महारत हासिल करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ए में है तुतलाने और दूसरे शुरुआती जबानी रवैये को तकवियत, बी में है नकल और मश्क, सी में है इब्तदाई बचपन में जबान से साबका, और डी में है कवायद या जल्द तदरीस। नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। सी जो आप लोग लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, इब्तदाई बचपन में जबान से साबका। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली। शुरुआत से ही जब बच्चा का इब्तदाई जिंदगी चल रही है तो वहाँ पर आप उसको जो ज़बान आप सिखाना चाहते हैं, यानी कि ज़बान में महारत हासिल कराना चाहते हैं, बच्चा ज़बान में महारत हासिल करने के लिए किस चीज़ को उस ज़बान में क्या कहते हैं, ये शुरुआत से ही, यानी कि इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका करवाने से जल्द ही ज़बान की महारत बच्चे में डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जबान का इक्तिसाब होता है जब, ए में दिया है बच्चों को कवायद के उसूल पढ़ाए जाते हैं, बी में है बच्चों को सजा या
बच्चों को कवायद के उसूल पढ़ाए जाते हैं, जबान का इक्तिसाब पूछ रहा है यानी कि अर्जन, तो कब होगा? यहाँ पर तो ऑप्शन पढ़ने की, तो जहाँ पर कवायद की बात आ गई वहां पर इक्तिसाब तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि अर्जन हो ही नहीं सकता है। कवायद तो अधिगम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा। बी लगा रहे हैं। अब जबान का इक्तिसाब यानी कि अर्जन होता है जब, ऑप्शन नंबर एक कवायद की बात हो गई, सजा नहीं, बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिले, या फिर बच्चा बगैर शऊरी तवज्जो से जबान सीखता है। बगैर शऊरी, हालांकि जबान के इक्तिसाब में कहा गया है नीम शऊरी तौर पर, नीम शऊरी तौर पर, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से और चेतन मन से कहा गया है। तो यहाँ पर सी होगा कि डी होगा, आप लोग कंफर्म बता दीजिए सबसे पहले, क्योंकि सी के तरफ भी रुझान जा रहा है और डी के तरफ भी रुझान जा रहा है। बच्चे को जुबान से रूबरू होने का मौका मिले, भाषा अधिगम तभी होगा, या फिर बच्चा बगैर शऊरी तौर पर। मैं बताइए ना, पेपर टू का क्लास हो रहा है ना, ये पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भाषा अधिगम और अर्जन आपको पेपर वन में भी पढ़ना है, पेपर टू में भी पढ़ना है, ठीक? तो ये दोनों क्लास के लिए है। जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी। शऊरी का मतलब होता है चेतन मन से, यानी कि बच्चे को पता है कि हम ये जबान सीख रहे हैं, जैसे कि दूसरी जबान बच्चा सीखता है, जो दूसरी जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम करता है, तो बच्चे को पता होता है कि हम हिंदी सीख रहे हैं, वो खुद से सीखता है। मान लीजिए मादरी जबान है बच्चे की, जो मदर टंग जो उसके परिवार वाले बोल रहे थे, वो बोलना सीख गया, उसको पता भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो नीम शौरी तौर पर उसने सीखा। बट आगे चल करके वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो बच्चा सीखना चाहता है, उसको पता है, यानी कि वो शौरी तौर पर सीख रहा है। तो अब बताइए, अब इतना ज्यादा मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या बात है। हम्म, तो यहाँ पर नीम शौरी तौर पर जबान का इक्तिसाब होता है, लेकिन यहाँ पर बगैर शौरी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाता है निगेटिव टैग वर्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात है, आई एम विथ ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे थे, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तभी तो वो लैंग्वेज का एक्विजिशन कर पाएगा, यानी कि भाषा का अर्जन कर पाएगा। वो मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, पूछ रहा है कि स्कूल में दाखिला के वक्त भी तलबा में जबान समझने की काफी सलाहियत होती है, क्षमता होती है, तो इस बयान से वाज़ह होता है, क्या व्यक्त होता है इस बयान से? यस, ऑप्शन नंबर ए में दिया है,
पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। बी में है बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ानी चाहिए। जहाँ पर सिर्फ आ गया तो याद रखिएगा सिर्फ एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी कटर दीजिए जल्दी से। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं, सी भी नहीं होगा। डी में एक बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, ये तो सबसे आसान। यहाँ पर डी भी उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है। पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान, बच्चे जो ज़बान बोलते हैं, बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के नज़रिए पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज्यादा तजुर्बाकार उस्ताद आमोजगार को डॉट डॉट फराहम करने में एक रहनुमा फरीजा अंजाम देता है। ए में है अदम तवाज़न को जांचने का मौका फराहम करता है, या फिर बी तरगीब, या फिर सी सवाल पूछने का मौका, या फिर किसी नज़रिए का तारुफ, क्या होगा? देखिए, वाइगोत्स्की के नज़रिए से आपको बताना है। वाइगोत्स्की के नज़रिए पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज्यादा तजुर्बाकार उस्ताद, आप अनुभवी शिक्षक हैं, तो आमुजगार जो सीखने वाला है, आमुजगार को डॉट डॉट फ्राहिम करने में एक रहनुमा फरीजा अंजाम देंगे। क्या? अदम तवज़न को जांचने का मौका, या फिर तरगीब, या फिर सवाल पूछने का मौका, या फिर किसी नज़रिए का तारुफ। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप एज अ टीचर यानी कि शिक्षक, और वो भी नहीं तो ज़्यादा तजुर्बाकार उस्ताद, आप बच्चे को तरगीब फ्राहम करेंगे। तरगीब का मतलब होता है बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, और उसे जितना ज़्यादा हो सके ज़बान सीखने के लिए उसके अंदर वो लालच क्रिएट करेंगे। एक होता है ना कि तुम ये कर लोगे तो हम तुमको ये अवार्ड देंगे, ठीक है, तो इससे बच्चा और सीखने की कोशिश करता है, और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, और उसका लालच उसमें बढ़ता जाता है कि हम ज़बान को और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अप्रिशिएट भी करेंगे तो बच्चा जो है ना, अभी आप मान लीजिए बच्चा कुछ भी पढ़ा और गलत पढ़ा तो आप डांट देंगे तो उतना उसका आगे डेवलप नहीं हो पाएगा जितना आप कहेंगे कि तारीफ करने से क्या होता है, बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब इसके आगे और हम बेहतर करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप ऑप्शन नंबर बी तरगीब फराहम करेंगे। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर लफ्जी तरसील होगी। ए में दिया है बोले जाने वाले अल्फाज, बी में हरकत व सकनात, सी में है आदाद, और डी में है छपे हुए अल्फाज। तो गैर लफ्जी तरसील किस तरह से होगा? तरसील अगर बात की जाए तो तरसील बोल रहा है गैर लफ्जी, तो जब गैर लफ्जी बोल रहा है तो बोले जाने वाले अल्फाज तो होंगे नहीं, जब बोलेंगे तो अल्फाज तो आ ही जा रहा है, तो लफ्ज यहाँ पर गैर लफ्जी बोल रहा है और फिर लफ्ज की बात भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हाँ, हरकत और सकनात हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अदद, अदद भी नहीं होगा क्योंकि उसको भी लिखेंगे ही, और साथ में छपे हुए अल्फाज तो ये भी लफ्जी हैं, जबकि यहाँ पर बात कर रहा है गैर लफ्जी तरसील। तो यहाँ पर डायरेक्ट साफ साफ दिख जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी कंफर्म, एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल कि बुलूगत के बाद कोई नई जबान सीखने से गैर मुल्की जबान, इसको क्या पढ़ा जाएगा? बुलूगत। बुलूगत का मतलब होता है बच्चा जो है ना वयस्क हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, युवा, युवावस्था। तो बुलूगत के बाद भी यानी कि बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद कोई नई जबान सीखने से गैर मुल्की जबान यानी कि जो विदेशी जबान है
ऑप्शन ए में को सीखता है या फिर सीखने में मुश्किल होती है, कि महारत खत्म हो जाती है या फिर कि महारत बढ़ जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फास्ट आंसर। वेरी गुड। वो क्या करता है, बड़े होने के बाद गैर मुल्की यानी कि विदेशी जबान सीखता है। तो विदेशी जुबान यानी कि गैर मुल्की जबान को सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जा सकता है, ये बात परफेक्ट यहाँ पर लिखी गई है कि जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सीख भी सकता है नहीं भी सीख सकता है, सीखा जा सकता है। तो बुलूगत के बाद कोई नई जबान सीखने से गैर मुल्की जबान को सीखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी जबान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, या फिर सूरत और आवाज के लिहाज से मादरी जबान से करीबतर हो, या फिर सी में दिया गया है कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात के करीब ला सके, और डी में यहाँ पर क्या दिया गया है, तलबा की जिंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो। बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन है और सोच समझ करके आंसर आपको बताना है। ऑल ऑप्शन को भी डिफाइन कीजिए। अच्छा ये देखिए, इसी के ना बोल रहे हैं कि आप क्यों ऑप्शन नंबर ए ही क्यों। तो देखिए बुलूगत यानी कि बच्चा वयस्क हो गया, और वयस्क के बाद कोई नई जबान सीखने से गैर मुल्की जबान को सीखा जा सकता है। और फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया सीखने में मुश्किल होती है, तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर मुश्किल कैसे हो जाएगा, वो विदेशी जबान सीखना चाहता है तो वो उसकी अपनी फ्रीडम है। ठीक, तो बी तो बोले कि महारत खत्म हो जाती है, कभी महारत खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे तो वाइगोत्स्की और अलग अलग जो भाषाविद और शिक्षा माहिर लिसानियात और माहिर नफ्सियात, उनका कहना है कि सीखने की सलाहियत तो बचपन से ही बच्चे में होती है, तो महारत कभी खत्म नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और कि महारत बढ़ जाती है, बढ़ेगा भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, और बाकी इसका बताइए, इसका आप लोग क्या बोल रहे थे, इसको मैं समझाती हूँ कैसे, क्या किस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि किसी जबान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वह क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, यानी कि क्लासरूम में जो माहौल है उस माहौल के पाबंद हो, उसी हिसाब से हो, या फिर सूरत और आवाज के लिहाज से मादरी जबान से करीबतर हो, और सी में दिया है कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात के करीब ला सके, या फिर डी में दिया है तलबा की जिंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है किसी जबान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह क्लासरूम के सख्त माहौल के पाबंद हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीख ही लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, सबसे परफेक्ट हमें ऑप्शन चूज करना है। और बी में दिया है सूरत और आवाज के लिहाज से मादरी जुबान से करीबतर हो। मादरी जुबान से तो जो आपका मदर टंग है उससे जितने भी लैंग्वेज है वो जुड़े हुए होते हैं, डिपेंड करता है जरूरत किसकी है, आप सीख सकते हैं उससे जुड़े हुए, यानी कि करीब सभी जुबानें होती हैं। आप देखेंगे तो जो मादरी जुबान मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में सेब और सेब को इंग्लिश में एप्पल, तो आप कहेंगे कि सूरत और आवाज के लिहाज से मादरी जुबान से करीबतर हो, ये जरूरी नहीं है, ये भी उतना परफेक्ट नहीं होगा। सी में देख लेते हैं कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात के करीब ला सके, दाखिला पाने, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी में दिया गया है कि तलबा की जिंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर होने चाहिए, तभी उसको कहा जाएगा कि हाँ जल्दी सीख जाए। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी जबान को बेहतर तरीके से बेहतर तौर पर आप कब सीखेंगे, जब आपको जबान की ज़रूरत हो,
तभी वो बेहतर तरीके से। नहीं तो देखिए हम सभी लोग क्यों क्यों इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, बताइए। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था पहले। मैं कोशिश करती थी कि हाँ मैं सीख जाऊँ, इंग्लिश सीख जाऊँ, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन ज़ुबान सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन ज़रूरियात जो है ना, ज़रूरियात को दूसरों तक पहुंचाने का एक और आधार है, यानी कि दूसरी ज़ुबान है उनके पास, वो हिंदी के ज़रिए अपने ख़्यालात का इज़हार कर पाते हैं। वो हिंदी नहीं जान रहे होते ना, तब वो इंग्लिश ज़रूर सीख जाते हैं। मान लीजिए आप चले गए अमेरिका, तो वहाँ पर इंग्लिश ही इंग्लिश बात होती है, तो अब वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तलबा की ज़िंदगी के उसूल और मकसद के लिहाज से कारगर होने चाहिए। मकसद होना चाहिए सीखने का, क्यों सीख रहे हैं, तब आप सीख जाएंगे। तो किसी भी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह तलबा यानी कि छात्र की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, तब उसको काम में लाए अपने ज़िंदगी के जो अमली ज़िंदगी है, दैनिक जीवन, उस हर एक लफ्ज़ और हर एक जुमलों को यूज़ करें हम, तभी तो सीख पाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी विद एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आप ही लोग बोले थे समझाने के लिए हर एक ऑप्शन को, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है थोड़ा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फैज़ान का कहना है अस्सलाम वालेकुम, आज फर्स्ट क्लास है मेरी। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू आवर ऑन एंड ओनली यूट्यूब चैनल ज्ञापन एकेडमी। यहाँ पर आप जुड़ेंगे और उर्दू में 30 लाने के सफ़र में हम लोग लगे पड़े हैं, और 30 में 30 सही करना है, ये कंफर्म है, पूरा गांठ बांध चुके हैं हम सभी लोग। और जुड़ जाइए जो लोग लाना चाहते हैं उर्दू पेडागोजी। उर्दू पेडागोजी से तो 15 क्वेश्चन, 15 में 15 सही होगा, और बाकी तो गद्यांश और पद्यांश वो बहुत आसान होता है। इसका जवाब बताइए क्या होगा। एक से जायद जबानों का जानना। ए में है जबान की क्लास में उस्ताद के लिए बोझ। बी में है नए क्लासरूम में आमोजिश के दौरान आमोजगारों के दरमियान बाहरी रब्त पैदा करता है। सी में है नई जबान की तदरीस व आमोजिश में मुआविन, नई जबान की आमोजिश में मखल होता है। इसका क्या होगा बताइए, सोच समझ करके। लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लास्ट। हेलो। यस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एमडी खान का कहना है सी, इफ्तिखार बशीर का भी कहना है सी, आदिबा आदिल का भी सी कहना है, समीर अख्तर का भी सी। सभी लोग सी ही बता रहे हैं। मोहम्मद अयूब यहाँ पर, इनका भी कहना है सी, सभी लोग सी। क्या बात है, देखते हैं। एक से जायद जबानों का जानना, यानी कि एक से ज्यादा भाषा अगर आप जानते हैं, एक से ज्यादा, एक से अधिक भाषाओं का जानना। ए में है जबान की क्लास में उस्ताद के लिए बोझ, तो कभी नहीं कहा गया है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअल, एक एक क्लासरूम में एक से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले बच्चे हैं तो उसको बोझ नहीं समझना है, रुकावट, तालीम में रुकावट नहीं समझनी है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। भी मैं नए क्लासरूम में आमोजिश के दौरान आमोजगारों में के दरमियान राहमी बाहमी रब्त पैदा करता है। सी में दे नई जबान के तदरीस व आमोजिश में मुआविन होता है। ये बिल्कुल सही है। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया है सी। सी को ताला लगाइए।
सी को लॉक कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जोया शेख जी, बिल्कुल सही आंसर। मुस्कान मैम की कसम ऑप्शन नंबर सी। अच्छा हुआ सही हो गया, अगर गलत होता तो हमारा कसम आप लोग खा रहे। चलिए कोई बात नहीं। एक से ज्यादा जुबानें, ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि एक से ज्यादा जुबानें अगर बच्चे जान रहे हैं तो वो तालीम में रुकावट उसको नहीं समझना है, ना ही उसको बोझ समझना है। आप उसको तो एक असासा के तौर पर इस्तेमाल करना है। वो तो नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में मुआविन साबित होती है, मददगार होता है। आप एक ज़बान में किसी चीज़ को क्या कहते हैं ये भी जान सकते हैं, और दूसरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं उनसे आप सीख सकते हैं कि दूसरी ज़बान में उसको क्या कहते हैं। तो इसे बोझ नहीं समझना है और ना ही तालीम में रुकावट समझनी है, इसको असासा के तौर पर यूज़ करना है। और नई ज़बान की तदरीस यानी कि शिक्षण व आमोजिश यानी कि अधिगम में मुआविन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विद एब्सोल्युटली राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन था। फाइनली दिस क्लास इज ओवर। क्लास का द एंड हो गया और आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। और जो लोग अपने परिवार में नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपने परिवार का एक हिस्सा जरूर बन जाए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा। क्लास 14 था और आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज किया, यानी कि मारूजी सवालात। कितना गलत हुआ, कैन यू प्लीज टेल मी, आप लोग बताइए। मैम पी वाई क्यों लाइए, पी वाई क्यों जरूर आएगा, मैं लेकर के आऊंगी। लेकिन अभी हर एक टॉपिक को मैं पढ़ा दे रही हूँ, थ्योरी अभी चला रही हूँ मैं। अभी तो 3 महीने। अब मान लीजिए आप लोगों का फरवरी में एग्जाम होगा, तो 8 फरवरी डेट तो फिक्स हो गया है, एकदम कंफर्म है कि होगा ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो फरवरी, अभी 3 महीना है टोटल, नवंबर दिसंबर जनवरी। अगर ये अक्टूबर को हटा देते हैं तो नवंबर दिसंबर जनवरी टोटल 3 महीने हैं। तो अभी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ और साथ साथ क्वेश्चन भी करा दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हर एक टॉपिक को पढ़ लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे रहे हैं। और सारा सिलेबस जब जैसे ही खत्म हो जाएगा, सिलेबस जैसे ही खत्म होगा उर्दू पेडागोजी का, तब मैं जो है पी वाई क्यू, ऑन एंड ओनली पी वाई क्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होगा, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ होगा। टेंशन नहीं लीजिए, पहले ये सारा टॉपिक, अब ज़्यादा और टॉपिक नहीं बचा हुआ है सीटेट उर्दू पेडागोजी के। लगभग आज का ये 14वां क्लास है, क्लास 14 है, तो सोच लीजिए कितना टॉपिक खत्म हो चुका है सीटेट उर्दू पेडागोजी के अंदर। और कुछ 3-4 टॉपिक होंगे, 4-5 टॉपिक, उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह यही सब होगा। ठीक, तो आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएंगे, तभी आप सभी लोगों को पीडीएफ मिलेगा। इसके पहले वाले क्लास का पीडीएफ शायद मैंने नहीं दिया था, क्योंकि आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ही भूल गया कि आज का ये क्लास कैसा रहा, तो इसी वजह से शायद मैं भी भूल गई होंगी। ठीक है, पी वाई क्यों होना चाहिए, बिल्कुल होगा, मैं कराऊंगी आप सभी लोगों को पी वाई क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में सीटेट उर्दू पेडागोजी के एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग हर एक टॉपिक को समझेंगे थ्योरी को समझते हुए और तब क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।